जय देवी कंपटीशन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हम देखेंगे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान के बारे में इसमें हम वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे कि वन लाइनर क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको भारतीय संविधान में सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन पढ़ा देंगे। ठीक है, तो आप लोगों को संविधान में अब कोई भी समस्या नहीं होगी, तो इसलिए आप लोग निश्चिंत हो जाएं। तो भारतीय संविधान में जितने भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं, हम उन्हें वन लाइनर के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचा देंगे। तो आप लोग इसे वीडियो को देखें, ज़्यादा से ज़्यादा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, और इसको फॉरवर्ड भी करें अपने दोस्तों के पास, जिससे उन लोगों का भी फ़ायदा हो सके। तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन हमारा कौन सा बना है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बना हुआ है तो पहला क्वेश्चन हमारा हो जाता है, भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। कब किया गया? तो भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को अंगीकार किया गया। अगला पॉइंट हमारा हो जाता है, तो अगला पॉइंट क्या हमारा हो जाता है, भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। तो कब हुआ? तो भारतीय संविधान जो है संपूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ और 26 नवंबर 1949 को अंगीकार हुआ था। ठीक है, इसमें आप लोग कंफ्यूज मत होना। क्या है, जब क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान को अंगीकार कब किया गया, तो उसमें ऑप्शन होता है 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950 और 26 नवंबर 1950। तो इसमें आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इससे आप लोग लगा के आते हैं 26 जनवरी 1950 को। तो इसमें अंगीकार जब आएगा तो 26 नवंबर 1949 हो जाएगा। और जब लागू किया जाएगा है, जब कहा जाएगा कि भारतीय संविधान को लागू कब किया गया, तो जो संविधान संपूर्ण लागू किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन हमारा देखें क्या हो जाता है। तो अगला क्वेश्चन है, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तो भीमराव अम्बेडकर जो हैं, इन्हें भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है। किसको? तो भीमराव अम्बेडकर जी को भारतीय संविधान का पिता कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने ही संविधान लिखा हुआ है। ठीक है, भारतीय संविधान किसने लिखा है? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है। अच्छा, और किसका संविधान लिखा है? भीमराव अम्बेडकर जी ने ही। तो इन्होंने ही बांग्लादेश का संविधान जो है इन्होंने ही लिखा है। किसने? तो भीमराव अम्बेडकर जी ने ही बांग्लादेश का संविधान भी लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। तो भारत को कब गणराज्य घोषित किया गया? तो भारत को 26 जनवरी 1950 को गणराज्य घोषित किया गया। कब किया गया? तो भारत को 26 जनवरी 1950 को ही गणराज्य घोषित किया गया, मतलब राज्यों का संघ है। ठीक है, राज्यों का संघ कब घोषित किया गया? तो 1950 को ही, 26 जनवरी 1950 को ही घोषित किया गया। अगला पॉइंट देख लेते हैं। तो भारतीय संविधान लागू होने के समय संविधान में क्या है? 395 अनुच्छेद। क्या है? 395 अनुच्छेद और 8 क्या थी? 8 थी अनुसूचियाँ, और इसमें 22 भाषाएं और 22 भाषाएं। तो क्या था? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थीं। अब इसमें क्या है? तो अब इसमें 22 भाग हैं, 395 अनुच्छेद हैं और 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। क्या है? तो अब इसमें 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियाँ हो जाती हैं। अब लेटेस्ट में 412 अनुच्छेद हो गए हैं। ठीक है, और 12 अनुसूचियाँ तो है ही और 22 भाषाएं भी हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, पहली बार संविधान सभा की अवधारणा स्वराज पार्टी ने 1930 में प्रस्ताव में दिया था। ठीक है, क्या है? पहली बार भारतीय संविधान की प्रस्तावना स्वराज पार्टी के द्वारा 1935 में प्रस्तावित की गई थी। ओके, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, क्या है? संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1949 को हुई थी। कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम बैठक के समय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, तो प्रथम बैठक के समय संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को चुना गया। प्रथम स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? तो ये राजेंद्र प्रसाद जी को नियुक्त किया गया था प्रथम स्थायी अध्यक्ष।
राजेंद्र प्रसाद जी को चुना गया। संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था। कैबिनेट क्या है? संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया था। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला पॉइंट हमारा हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कितना समय लगा? तो आपको ये बताना है। तो इसमें समय लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे हुए थे। 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। क्या है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा उद्देश्य प्रस्तुत कर संविधान निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया था। अगला पॉइंट हो जाएगा क्या? संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 नवंबर 1949 को हुई थी। कब हुई थी? 24 नवंबर 1949 को अंतिम बैठक हुई थी संविधान सभा की। ठीक है। अगला है, कांग्रेस ने प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को आज़ादी दिवस के रूप में मनाया था। कब मनाया था? तो कांग्रेस ने प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को आज़ादी के रूप में मनाया था। इसलिए भारतीय संविधान 26 जनवरी को ही लागू किया गया। इसीलिए जो भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी को ही लागू किया गया। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी तथा पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया। ये सब हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो इनको आप जरूर ध्यान रखें। संविधान के 42वें संविधान संशोधन द्वारा समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये 3 शब्द जो हैं ये 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए। इसमें प्रारूप समिति में कुल सदस्यों की संख्या 7 थी। जिसके अध्यक्ष कौन थे? तो जिसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो भीमराव अंबेडकर। इसमें सदस्यों की संख्या कुल थी 7 सदस्यों की इसमें कुल संख्या थी। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, तो अगला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? तो अगला क्वेश्चन हमारा है, संविधान के प्रारंभ क्या है? संविधान के प्रारंभ में 7 मौलिक अधिकार दिए गए, किंतु 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर सामान्य कानून अनुच्छेद 303 के अंतर्गत ला दिया गया। अब इस प्रकार मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह जाती है। कितनी रह जाती है? तो अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह जाती है। तो संविधान में प्रारंभ में 7 मौलिक कर्तव्य दिए गए थे और 44वें संविधान संशोधन के द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को हटाकर सामान्य कानून 303 के अंतर्गत ला दिया गया। अब मौलिक अधिकारों की संख्या जो है वो कितनी हो गई है? तो 6 हो गई है। मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो 6 है। अनुच्छेद 17 के तहत अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता को गैर कानूनी घोषित किया गया। अगला देख लेते हैं। तो 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कार्य पर रखने के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। तो किसके अंतर्गत? तो अनुच्छेद 24 के अंतर्गत 14 साल के बच्चों जो 14 साल से कम उम्र के बच्चे हैं उनको कार्य पर रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। 14 साल से कम आयु के बच्चों को आप कार्य पर नहीं लगा सकते हैं, ये अनुच्छेद 24 कहता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। तो भीमराव अंबेडकर के अनुसार अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है, जबकि जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसे अवश्य ही याद रखें। ये पेपर में पूछा जाता है। क्या है कि भीमराव अंबेडकर ने किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा है? तो ये अनुच्छेद 32 हो जाएगा। और जब पूछेगा कि प्रस्तावना को भारतीय संविधान की आत्मा किसने कहा है, तो उसमें हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, इसमें हमारा उत्तर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन क्या है? मूल अधिकारों का संरक्षक उच्चतम न्यायालय है। मूल अधिकार जो हमारे हैं उनका संरक्षक कौन होता है? तो ये उच्चतम न्यायालय होता है। अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद 20 के अनुसार एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जाता है।
ठीक है। अनुच्छेद 20 के अनुसार एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दंड नहीं दिया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है 42वें संविधान संशोधन। क्या है? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया। किसको जोड़ा गया? तो मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिनकी संख्या कुल कितनी है? 10 है। जिनकी कुल संख्या 10 है। इस क्या है? मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। तो कब किया गया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया, जिसकी कुल संख्या 10 है। मूल कर्तव्यों को स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था। अगला देख लेते हैं। भारत में कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों तथा राज्य की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य मिलकर करते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है, क्या क्वेश्चन आता है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है, ये क्वेश्चन आता है। ठीक है, पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है। तो ये हमेशा ही आता है, आप कोई भी पेपर रख लें, यूपीएसआई, ठीक है, यूपी पुलिस, और जैसे है टेट है, एसटेट है, इसमें आने वाला ही क्वेश्चन ये आता ही आता है। क्या आता है कि भारत का कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन भाग लेता है? तो संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य मिलकर राष्ट्रपति का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हो जाता है। अगला क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो ये होती है 35 वर्ष। ठीक है, राष्ट्रपति पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा 35 वर्ष है तथा कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और जब राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र देता है तो किसको देता है? उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति देता है। जबकि राष्ट्रपति की जो शपथ है वो कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है भारत का मुख्य न्यायाधीश। भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। और अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति किसको देता है? तो राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र उपराष्ट्रपति को देता है, और उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। ठीक है, ये इसमें चलता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला हमारा पॉइंट हो जाएगा, राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग के द्वारा हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को अनुच्छेद 61 के तहत महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है। अगला हो जाता है, राष्ट्रपति की मृत्यु या पद त्याग की दशा में उपराष्ट्रपति उसका कार्यभार देखता है। कौन देखता है? तो जब राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या वो अपना पद त्याग कर देता है तो उस समय पर उसका कार्यभार उपराष्ट्रपति देखता है। ठीक है, कार्यवाहक राष्ट्रपति कौन बनता है? तो वहाँ का उपराष्ट्रपति बन जाता है कार्यवाहक राष्ट्रपति। अगला देख लेते हैं, उपराष्ट्रपति का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष रूप से संसद के दोनों सदनों के द्वारा किया जाता है। उपराष्ट्रपति के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? तो न्यूनतम आयु होती है 35 वर्ष, और इसका कार्यकाल जो होता है 5 वर्ष का होता है। उपराष्ट्रपति की न्यूनतम आयु 35 वर्ष और इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगला पॉइंट है, उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से, जिससे लोकसभा सहमत हो, हटाया जा सकता है। क्या है? उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के सदस्यों के बहुमत से जिससे लोकसभा सहमत हो, हटाया जा सकता है। अगला हो जाता है, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति दोनों का पद रिक्त होने पर राष्ट्रपति का कार्यभार भारत का मुख्य न्यायाधीश संभालेगा। जब क्या होता है? जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के दोनों के पद खाली होते हैं तो उस स्थिति में भारत का मुख्य न्यायाधीश जो होता है वो राष्ट्रपति का कार्यभार संभालता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। कौन होता है? तो है राज्यसभा का सभापति उपराष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। तो राष्ट्रपति द्वारा मंत्रियों की नियुक्ति प्रधानमंत्री की सलाह पर किया जाता है। ओके, राष्ट्रपति अपनी कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करता है। राष्ट्रपति जो होता है
वो कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। किस पर करता है? तो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। यूँ कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो प्रधानमंत्री की कठपुतली होता है या मंत्रिपरिषद की कठपुतली होता है। राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 52 के तहत की जाती है। क्या है? राष्ट्रपति के द्वारा आपातकाल की उद्घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत की जाती है। अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट है भारत में अभी तक 3, ठीक है, भारत में अभी तक 3 आपातकाल घोषित हुए हैं। कब, कौन, कितने हुए हैं? तो इसमें हुए हैं 3, ठीक है। भारत में अभी तक 3 आपातकाल घोषित हुए हैं। कब कब हुए हैं? तो ये भी देख लेते हैं कब कब हुए हैं। 1962 में, 1971 में और 1987 में। तो 3 बार आपातकाल की घोषणा हो चुकी है भारत में। अगला हो जाएगा, भारत में तीनों सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति होता है। कौन होता है? राष्ट्रपति होता है, ठीक है। और अब क्या हो गया है? अब एक और भी पद जुड़ गया है, CDS, चीफ डिफेंस ऑफिसर, ठीक है। तो क्या है? चीफ डिफेंस ऑफिसर, CDS पद का पद हो गया हमारे यहाँ, तो वो भी अब तीनों सेनाओं का प्रमुख हो जाता है। अगला है, भारत सरकार के सभी कार्य राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। भारत के जितने भी कार्य हैं भारत सरकार के द्वारा, वो सभी राष्ट्रपति के नाम पर किए जाते हैं। ओके। फिर अगला है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? तो भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है तथा राष्ट्रपति ही प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल को शपथ दिलाता है। क्या है? प्रधानमंत्री व मंत्रिमंडल को शपथ दिलाता है। प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। प्रधानमंत्री जो है अपना त्यागपत्र किसको देगा? तो प्रधानमंत्री अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? तो देख लेते हैं कौन सा महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन जाता है। तो अगला क्वेश्चन हमारा हो जाएगा, भारत क्या है? राष्ट्रपति, फिर से देखते हैं थोड़ा। तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन क्या है? राष्ट्रपति किसी संवैधानिक विषय पर न्यायालयों या न्यायाधीश से परामर्श कर सकता है। राष्ट्रपति जो है किसी संवैधानिक विषय पर न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श कर सकता है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये भी क्वेश्चन आता है कि संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसमें कौन हो जाता है? राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या है? संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति बुलाता है। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अब भैया एक गड़बड़ और मत कर देना आप लोग, ठीक है। जहाँ पर राज्यसभा पूछ रहा है वहाँ पर लोकसभा में लगा देना। जो पूछेगा आप लोगों को कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो 12 करता है। अगर पूछेगा राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है, तो उसमें हो जाएगा 2 सदस्यों को। तो क्या है? राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है और राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। अगला देख लेते हैं, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राज्यपाल करता है राष्ट्रपति की नियुक्ति। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। अगला है, मृत्यु दंड क्षमादान की शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। मृत्यु दंड या क्षमादान की जो शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होती है। फिर अगला है, राष्ट्रपति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 52 में व उपराष्ट्रपति का जो प्रावधान है वो अनुच्छेद कितने में है? तो वो अनुच्छेद 63 में है। राष्ट्रपति का प्रावधान जो है संविधान के 52 में है और उपराष्ट्रपति का प्रावधान अनुच्छेद 63 में है। नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। कौन चुने गए थे? नीलम संजीव रेड्डी जो हैं ये निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। तो क्वेश्चन आएगा कि भारत में ऐसा कौन सा राष्ट्रपति है जो निर्विरोध चुना गया था? तो कौन चुना गया था? नीलम संजीव रेड्डी जो थे ये भारत के निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति जो है इसका वेतन कितना है? तो ये पुराना लिखा हुआ है। तो अब भारत के राष्ट्रपति का वेतन कितना हो जाएगा? तो राष्ट्रपति का वेतन हो जाएगा 5 लाख रुपए, ठीक है। कितना हो जाएगा? 5 लाख रुपए राष्ट्रपति का वेतन हो जाता है। और उपराष्ट्रपति का वेतन
3 लाख रुपए हो जाता है। अगला है संविधान संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। क्या है? संविधान के संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है। नियंत्रक महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, जिसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु होता है। ये अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को भी देता है। ठीक है। जो नियंत्रक क्या होता है? CAG, क्या? नियंत्रक कंट्रोल जनरल ऑफ इंडिया। तो क्या है? नियंत्रक महालेखा परीक्षक जो होता है इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इसकी जो है कार्यकाल होता है 6 वर्ष। ठीक है। 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष पहले हो जाए या तो 65 वर्ष की उम्र उसकी पूरी हो जाएगी, तब उसका कार्यकाल संपूर्ण हो जाएगा। अगला देख लेते हैं महान्यायवादी। महान्यायवादी तो अटॉर्नी जनरल इसको बोलते हैं। भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है। ठीक है। तो ये सरकार के जो भी केस होते हैं ये उच्च न्यायालय में रखता है। ठीक है। उच्च मतलब सरकार का पक्ष रखता है, ये अटॉर्नी जनरल होता है। यह भारत सरकार को विधि संबंधी सारी सूचनाएं या विषयों पर सलाह देता है। ठीक है। कौन होता है? तो ये महान्यायवादी होता है। भारत का महान्यायवादी किसी भी सदन या किसी भी समिति में बोल सकता है, परंतु वोट नहीं कर सकता। ठीक है। यह मत नहीं दे सकता। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। ठीक है। महान्यायवादी जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण कर सकता है। अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई। अनुच्छेद 324 में एक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। किसके द्वारा? तो ये की गई है अनुच्छेद 324 के द्वारा। फिर अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है निर्वाचन आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य आयुक्त होते हैं, जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। इनका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक होता है। अगला है चुनाव की अधिसूचना संदर्भानुसार भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल जारी करता है। चुनाव की सूचना कौन जारी करता है? जो चुनाव की अधिसूचना भारत का राष्ट्रपति या राज्य का राज्यपाल करता है। अगला क्वेश्चन फिर से देख लें। अगला क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा? तो नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा भारत के संविधान के अनुच्छेद 315 किसमें 315 में लोक सेवा आयोग के संबंध में प्रावधान किया गया है कि संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग और राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग गठित होगा। ठीक है। तो ये 315 बताता है कि लोक सेवा आयोग के लिए संबंध में, ठीक है, लोक सेवा आयोग संबंध के लिए क्या लोक सेवा आयोग और संघ सरकार के लिए संघ लोक सेवा आयोग राज्यों के लिए राज्य लोक सेवा आयोग ये गठित किए जाएंगे। अगला क्वेश्चन है लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। क्या है? संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों तथा सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है और इनका जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरा होने तक होता है। ठीक है। पूरी होने तक होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। इनकी उम्र 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूरा करने तक होता है। संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में 14 राजभाषा थी। अब 22 भाषाओं को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी है। ठीक है। किस अनुच्छेद के अनुसार? तो अनुच्छेद 343 के अनुसार भारतीय संघ की भाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी हो जाती है। भाषा के आधार पर गठित होने वाला राज्य पहला राज्य कौन था? तो आंध्र प्रदेश था। भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य आंध्र प्रदेश था। भारत के जम्मू कश्मीर में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। कहाँ किया गया था? तो भारत में जम्मू कश्मीर में उर्दू को प्रथम राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया था। तो अब जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का प्रावधान अनुच्छेद 74I ये 74 फर्स्ट में दिया हुआ है। भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का प्रावधान अनुच्छेद
आई या फर्स्ट में है, संसद के किसी भी सदन के सदस्यों को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। क्या है? संसद के किसी भी सदन के सदस्य को प्रधानमंत्री बनाया जा सकता है। मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा। क्या है? मंत्रिमंडल लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से जिम्मेदार होगा। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक रहता है। तो आप लोग इसे, जो आप लोगों को ये पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको भैया शेयर ज़रूर करें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद। आप लोगों को ये सेशन हमारा अच्छा लगा है तो आप लोग इसे अपने दोस्तों के पास शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।